सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो इस डिस्कशन में, इस आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आज का जो 3 एडिटोरियल हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एडिटोरियल है बेस्ड ऑन एक्चुअली सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। अगर आप हैबिचुअल नहीं होंगे न्यूज़पेपर से तो आपको शायद ये आर्टिकल पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे स्यूडो साइंस पे, जो हमारा आर्टिकल है ओपिड में, और उसके बाद फिर हम आएंगे गवर्नेंस पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला अपना जो आर्टिकल है, जो कि ताहिर महमूद जी ने लिखा है, अ सोबरिंग रिमाइंडर टू द पावर्स दैट बी। ओके, इनिशियली इस पूरे आर्टिकल में सेक्युलरिज्म की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। ओके, कि जब वो एक कहावत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, कि किसी भी आदमी को उसकी वैल्यू, उसकी एथिक्स जानने हो तो उसके हाथ में पावर दे दो, ठीक है। सो तब उसको पता चलता है कि मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है। सो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर हम कुछ फोर्सेस को, कुछ पावर ड्रिवन सोसाइटी को अगर हम एक्स्ट्रा पावर दे दें, अगर हम थोड़ा सा फ्रीडम दे दें, तो वो क्या कैसे बिहेव करती है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि 2003 की बात को इन्होंने मेंशन किया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। उनका एक सपना था, उनका एक विश्वास था कि जो हमारा इंडिया है वो एक प्लूरलिस्ट नेशन हमेशा बना रहेगा, एक टॉलरेंट नेशन हमेशा बना रहेगा, ठीक है। टॉलरेंट मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई दो तीन थप्पड़ मार दिया और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं। जो हमारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं हमारे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हम एक दूसरे के वैल्यू को इज्जत करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू की कदर करते हैं, ठीक है। हम कोई रुकावट नहीं लगाते, ठीक है। हम उनका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान करिए। हम उनके कानून का सम्मान करेंगे, आप हमारे कानून का सम्मान करिए, मतलब रिलीजियस फीलिंग्स, ठीक है। ये टॉलरेंट होता है, और इंडिया शुरू से ही एक टॉलरेंट नेशन रहा है। चाहे आप हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ले लीजिए, या फिर आप मेडिवल इंडिया का पूरा किंगडम्स, कितने सारे राज्य साम्राज्य आए गए, मुगल्स आए गए, ठीक है। तो एक टॉलरेंट नेशन शुरू से रहा है। तो यहाँ पे जो बात इन्होंने मेंशन की है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि 2003 में उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स को, और बहुत ही बारीकी से, पोलाइटली से ऑथर ने मेंशन किया है, कुछ ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट्स जो कि हुए हैं, वो भी 2002-2003 में। अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे तो आपको पता होगा 2002 में हुआ क्या था, कम्युनल राइट्स कहाँ हुए थे, ठीक है। सो उससे रिलेटेड ये सारी बातें आई हैं, धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो पूरा पहला जो पैराग्राफ है, इट टॉक्स ओनली अबाउट दी टॉलरेंट नेशन, ठीक है। जो एक विश्वास था, एक यकीन था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, कि हमारा भारत एक टॉलरेंट नेशन हमेशा रहेगा और रहना चाहिए, ठीक। इसी से रिलेटेड जो ऑथर हैं, उन्होंने 4-5 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है। पहला, कि जब हम टॉलरेंट नेशन की बात करते हैं, या जब हम सेक्युलर होने की बात करते हैं, तो कई सारी चीज़ें फिर लाइंड अप हो जाती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ पे। सो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा संविधान लिख के कंप्लीट हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित हुई थी, संविधान सभा जब गठित हुई थी, तो उन सबका एक ही, और ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत एनलाइटेंड, बहुत ही एडुकेटेड पर्सन थे सारे संविधान सभा में, और जिसको लीड कर रहे थे, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कौन? श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। जब ऐसे लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे, जब बना रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखी गई थी, ताकि आगे जाके कम्युनल राइट्स ना हो, दंगे ना हो, रिलीजियस
भेदभाव ना हो, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें थी, अगर आप बता सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रिलीजन को लेके, धर्म को लेके कौन कौन सी चीज़ें इंसर्ट की हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ताकि हम सेक्युलर बने रहें, हम एक धर्म निरपेक्ष बने रहें, ठीक है। हम ना ही पाकिस्तान वाले उसूल पे जा सकते हैं, ना हम इजराइल, ईरान या फिर हम फ्रांस के रास्ते पे भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि हाँ फ्रांस सेक्युलर है, लेकिन कौन सा सेक्युलर है फ्रांस? इज इट नेगेटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है? तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयर कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने यही कहा था कि प्लूरलिज्म होनी चाहिए, ठीक है, एकता में अनेकता, एंड रिलीजियस टॉलरेंस ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ अगर मंदिर में घंटी बज रही है और बगल में ही मॉस्क है, अगर बगल में ही मस्जिद है, लोग जो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, जुम्मा का दिन है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं और बगल में ही मंदिर की घंटी बज रही है, तो इससे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बल्कि ये एक बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए कि एक ही जगह पे दो अलग अलग धर्म बहुत सुकून से, चैन से अपनी अपनी निर्वहन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इंडिया टॉलरेंट नहीं होता तो वहीं पे दंगा हो जाता, जैसे कुछ मामलों में आया भी है, ठीक है, कि लोग एक जगह बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, मंदिर में इतने टाइम घंटी क्यों बजती है, या फिर लोग लाउड स्पीकर क्यों यूज़ करते हैं। देयर हैज़ बिन सो मेनी थिंग्स, बट जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद ही यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ये गठित हुआ था, ठीक है, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। मैग्ना कार्टा याद है ना, 1215 का, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इसकी गठन हुआ, और इसका गठन किस लिए हुआ, क्या प्रमोट करता था? ये प्रमोट करता था राइट्स, affirming in its preamble that all the members of the world body that had set up to strive for peace across globe, and ये वचन लेते थे, ये प्लेज लेते थे कि that promotion and the observance of the ideal shrine so that so called Magna Carta of Humanity, ये बिल्कुल सेम चीज़ है जो कि हमारे इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के प्रियम्बल में ली गई है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों से फिर एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनती हैं आगे जाके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1966 में पहली बार इनका एक कमेटी बैठी थी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंट इन 1966। इसके बाद ही फिर ये सारी चीज़ें हुई। कौन सी चीज़ें? डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बिलीफ, ये 1981 में स्थापित हुई। मैं ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, ओके। एंड डिक्लेरेशन ऑन दी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 1992, ये दो चीज़ें एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आगे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर की बात की गई और पावर कैसे यूज़ कर सकते हैं एक रिलीजियसली टॉलरेंट नेशन में, एक प्लूरिस्ट नेशन में, ओके। सो कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको इंसर्ट किया गया था, जो हमारे इस टॉलरेंस की, इस सेकुलरिज्म के भाव की सैंक्टिटी मेंटेन करें। कौन कौन सी चीज़ थी? सबसे पहले तो हमारा है पार्ट 3, ठीक है। तो जब आप मेंस आंसर लिखोगे अपने GS2 में, 3 में, जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, 4 में, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेक्युलरिज्म पे बात आती है तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि इंडिया सेक्युलर है या नहीं, ठीक है, या फिर इंडिया कौन सा सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है और क्या बेस्ड ऑन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत सेक्युलर है कि नहीं। तो आप शुरू से शुरू करोगे, कहाँ से? प्रियम्बल से। प्रियम्बल के बाद से फिर आप आओगे पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। वहाँ आप बताओगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन कौन से आर्टिकल हैं जो ये साबित करते हैं कि नहीं, वी आर रिलीजियसली टॉलरेंट और वी आर अ सेक्युलर स्टेट।
दूसरा है पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य जो हमारे होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि बताते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है 44। क्या है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक, तो आर्टिकल 44 तो एक मामला है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन कौन से आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एस्टैब्लिश करते हैं दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ओके, नॉट रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड स्टेट। ओके, फिर हमारा इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के कई सारे ऐसे धाराएं हैं, कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा इंडिया सेक्युलर है। ओके, अगर इसके अगेंस्ट में कोई पॉलिसी, इसके अगेंस्ट में कोई बोल रहा है सो उसको ऑफेंस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है फुल फ्लेश चैप्टर ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, लेइंग डाउन पेनल्टीज, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग एंड बिलीव्स। फिर तीसरे किस बात चौथी सॉरी जो बात की गई है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ये मुद्दा बहुत आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, आपके लिए ये जानना होगा क्या होता है, आसपास की जो न्यूज़ है, क्या चल रहा है राज्यों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसमें अभी रिसेंटली आधार और वोटर आईडी का लिंक किया जा रहा है, इसीलिए ये मुद्दा इतना गर्म भी हुआ था। ठीक है, सो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनफैक्ट जो हमारे इलेक्टोरल वोटर्स हैं, वो लोग भी इस एसेंस को, इस प्रोसेस को, पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, कि धर्म के नाम पे हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, धर्म के नाम पे हम इलेक्शंस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत एक पॉपुलर केस आया था, ये देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत पॉपुलर केस है एंड दीज आर फ्यू ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस गिवन और जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस क्या था इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस था। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसका आई थिंक सेक्शन 3 से रिलेटेड एक ये केस था। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस एक्ट को टूल बना के जिस स्टेट में एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ इमरजेंसी लागू कर दी थी। ठीक है, जिस स्टेट में जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ इमरजेंसी लागू कर दी थी। जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट थी वो तो ऑलरेडी पावर में थी, रूलिंग में थी, तो वो जीत सकते थे। तो इलेक्शन के टाइम पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को यूज़ किया गया था, इमरजेंसी को यूज़ किया गया। तो कर्नाटका ऐसा राज्य था जहाँ से ये आए थे, एसआर बोम्मई, थिंक वहाँ के सीएम थे ये। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सो ये एक इंपॉर्टेंट केस था, इसको हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये सैंक्टिटी है, ये पॉलिटिकल कम्युनलिज्म ना हो। ठीक है, नाउ इट इज अ मैटर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इज अ मैटर फॉर प्रोफाउंड रिग्रेट दैट पॉलिटिकल कम्युनिज्म इज फ्लोटिंग एंड फ्लरिशिंग largely because parties and politicians have not the will profession apart giving up the chase of power. ठीक है, नाउ एक केस बहुत इंपॉर्टेंट आया था, और जब आप रिलीजन से रिलेटेड केस पढ़ते हो, रिलीजन से रिलेटेड बातें करते हो आप, तो ये केस, दो केसेस हैं प्राइमरीली। एक तो ये है अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। एक और केस था जो कि एक आई थिंक गुजरात की एक मुस्लिम कम्युनिटी है उससे रिलेटेड, बहुत ही अच्छा केस था। ठीक है, हो सके तो मैं कमेंट में या फर्स्ट कमेंट में लिख के आपको बता दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, बट इन केस अगर आपको पता है कि वो एक बहुत ही सॉलिड मेजॉरिटी में कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बारे में वो केस था। हालांकि हम सेंट जेवियर कॉलेज वाला जो केस है उसको हम ये समझेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था सेंट जेवियर कॉलेज में, आई थिंक जो डीन थे या वाइस चांसलर थे, उन्होंने, हर कॉलेज में कोई ना कोई सेरेमनी होती है, राइट, एक दीप जलाने की सेरेमनी। सो ये क्रिश्चियन कॉलेज था, ठीक है, सेंट जेवियर कॉलेज, यहाँ पे नारियल फोड़ा गया था। ठीक है, तो नारियल फोड़ने, क्योंकि नारियल फोड़ना एक हिंदू धर्म में रिवाज है, कोई भी शुभ काम होता है नारियल फोड़ते हैं, और फिर उसकी नारियल जो पानी होता है उसकी बूंद को हम हर जगह ड्रॉप ऐसे
ड्रॉप करते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए, ठीक है, पवित्र हो जाए, प्योर हो जाए जगह। तो यही हुआ था सेंट जेवियर कॉलेज में। वो क्रिश्चियन था और हिंदू रिचुअल से रिलेटेड वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रिलीजन पे, कि बीइंग क्रिश्चियन कॉलेज, हाउ कुड एन हिंदू और हिंदू रिचुअल और राइट्स कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक। तो हमारा स्टेट क्या कहता है? हमारा स्टेट ये कहता है कि हम सेक्युलर हैं, मतलब कि हम रिलीजियसली इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब कि स्टेट और सेक्युलर यहाँ अलग अलग है, ठीक है। तो फिर जब रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड हमारा स्टेट नहीं है, तो फिर आप एक क्रिश्चियन कॉलेज में आके आप हिंदू राइट्स कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प केस था, इसको भी याद करके रखिए, नोट करके रखिए। इसके ऊपर भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। हालांकि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ ऑब्जर्व किया कि इंडिया इज़ नो डाउट अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। द पीपल inhabiting in the vast land profess land religious and speak different languages, ठीक है। यहाँ बोला each of them has made a landmark in Indian polity and Indian today represents synthesis of all. So despite ये diversity बोल रहे थे, despite diversity of religion and language these run the fabric, basically unity and diversity की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ठीक है। So we will understand these cases later in detail, but we have to understand here what कि अगर सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आता है मेंस में, तो ये सारे एंगल्स मेंशन करना ज़रूरी है, कहाँ 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 पे है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। सो लेट मी कम हियर, ओके। सो जो इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन यहाँ का है कि ईयर आफ्टर ईयर दैट हर साल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें, एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो हमारा एक प्राइम अश्योरेंस है, जो एक गवर्नमेंट का वादा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस है, वो मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे अप्स एंड डाउन्स किसी भी वर्ग में, समाज में आए। दिस इज़ हाउ दैट द आर्टिकल पोर्ट्रेज, ओके। सो इससे रिलेटेड मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं ये। सो दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। आप कमेंट करके बताइएगा, आराम से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड देन यू कैन कमेंट। एंड बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल देयर इज अनदर क्वेश्चन विच स्टेट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसको भी आप आराम से वीडियो पॉज करिए, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद कमेंट करिए। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे हैं दैट कि क्वेश्चन टॉपिक को समझाने के बाद भी वो गलत क्वेश्चन, मतलब गलत कमेंट कर रहे हैं आंसर का। सो कमेंटिंग रॉन्ग आंसर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आप ये भी बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आंसर गलत है, ठीक है ना। कमिंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड आर्टिकल ऑफ द डे इज डेफिनिंग साइलेंस ऑफ साइंटिस्ट्स, ठीक है। ये एक सूडो साइंटिस्ट का आर्टिकल है। सूडो साइंटिस्ट क्या होता है, ठीक है। एक होता है विज्ञान, एक होता है सूडो विज्ञान। सूडो विज्ञान में यही होता है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम सब ने देखा कोविड क्राइसिस में कितने सारे पंडित जी लोग, बहुत सारे ऐसे गुरु लोग थे जो आए और बोले कि तुम ये करो कोरोना ठीक हो जाएगा, तुम वो करो कोरोना ठीक हो जाएगा। मतलब साइंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी वहाँ पे, राइट। आप नींबू का रस नाक में डालिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। आप गौ माता का वो गौमूत्र पीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ये सूडो साइंस है, ठीक। ये सब क्या है, मतलब ये साइंटिस्ट इसको वैलिडिटी नहीं देते हैं, ठीक है। और ना ही, अगर वैलिडिटी देते भी नहीं है तो रिजेक्ट भी नहीं किया एक तरीके से, लेकिन वैलिडिटी नहीं देते हैं, ठीक है। अश्योरेंस नहीं है इसकी, गारंटी नहीं है इसकी, ओके। रिसर्च नहीं किया गया है इस पे, ओके। जो हम रिसर्च एंड टेक कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सूडो साइंस, ठीक। इसको पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले हम स्टेम जो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टेम किसका एक्रोनिम है? स्टेम एक्रोनिम है जहाँ पे हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये डिसिप्लिन्स हैं, ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये स्ट्रीम लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये कंसेप्ट शुरू हुआ था जब ये देखा गया कि
बहुत सारे मात्रा में जो फिगर्स यहाँ पे शायद मैंने मेंशन किए होंगे, हाँ मेंशन है फिगर, तो बहुत सारे मात्रा में जो स्टेम से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रही है। ठीक है, पार्टिसिपेशन तो कम हो ही रही है, लेकिन समाज से वो थोड़े से अलग होते जा रहे हैं, सोसाइटी से अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो अपने स्ट्रीम में इतने इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि सोसाइटी से ये दूर हो जा रहे हैं। ओके, सो जो भी सोसाइटल डेवलपमेंट है, जो सोशल चैलेंजेस हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको भूल जा रहे हैं एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स बैकग्राउंड, or maybe let's say economics background, because economics is simultaneously sometimes related to social issues. Okay, so STEM acronym was introduced कब 2001 में हुआ था by scientific administrator at the US Science Foundation, इसको हम नेशनल साइंस फाउंडेशन कहते हैं। ये करिकुलम बेस्ड आइडिया है एडुकेटिंग स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 सेगमेंट में। ठीक, तो एक तो ये इशू है कि ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इस मीडियम से थोड़ा सा सोसाइटी से अनभिज्ञ हैं, मतलब कि रिलेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं समाज को। और दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करने से भी डरते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूपीएससी की ही बात करें तो कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि इंजीनियर हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से नहीं है कि हाँ उनको इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगी इस वजह से वो यूपीएससी में आ गए। सो दीज आर नॉट द रीजंस एक्चुअली। ठीक है, सो वी टेंड टू नो आवर सेल्फ डेली बेसिस, वीकली, ईयरली। द मोर वी नो आवर सेल्फ द मोर वी फिल्टर्ड फ्रॉम ऑल आवर नेगेटिविटीज। ठीक है, तो आर्टिकल 51 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल को भी इंट्रोड्यूस किया था मैंने, कि जब आप इन मुद्दों पे बात करें तो आप बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करें कि इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ स्टेम हैज पिक्ड अप सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट फ्यू ईयर, जहाँ पे आर्टिकल 51A कहता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। इसको आप कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में ही लिख दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है सर, आप प्लीज़ बता दीजिए, तो दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। सूडो साइंस का कुछ एग्जाम्पल्स और हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म्स वगैरह आपको हमारे सिटीजन को डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, सो they are critical thinkers, problem solvers, next generation innovators. According to National Science Foundation, it predicts 80% of the job created in the next decades. ठीक है, and maths and science skills. So हम कुछ रीजंस जानते हैं, क्या वजह रह चुकी है फिलहाल इसके क्यों क्वालिटी डिक्रीज हुई है। ओके, सो आर्टिकल में भी जो ऑथर हैं उन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पे भी यही मेंशन किया है कि जो साइंस, जो स्टेम बैकग्राउंड है, वो उसमें जो फंडिंग की कमी हो रही है या फिर जो डिक्रीजिंग क्वालिटी है, वो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव के द्वारा भी है। ठीक है, हालांकि हमने ऊपर पढ़ा है कि सिग्निफिकेंटली बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस सेक्टर में, लेकिन अब क्वालिटी नहीं आ रही है। ठीक है, सो किस चीज़ की कमी है? फंडिंग की कमी है। ठीक है, इफेक्टिव फंडिंग नहीं है, ये जानते हुए भी कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ये सारे होते हैं, और कितने सारे यूनिकॉर्न्स जो आजकल लगभग 30-40 यूनिकॉर्न्स इंडिया पिछले 1 साल में ले चुकी है, बना चुकी है, उसमें से मोस्ट ऑफ देम वो स्टेम बैकग्राउंड से हैं। और ये जानते हुए भी कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इनोवेटर्स हैं, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की कमी है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, और फिर इसीलिए मैंने ये आपके लिए मेंशन किया है। पुअर प्राइवेट सेक्टर R&D। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल ही पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पुअर रिसर्च एंथुजियाज्म इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू फोकस ऑन प्रॉफिट अर्निंग लॉसेज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे ही इट्स लाइक प्रॉफिट मेकिंग, फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर जस्ट लाइक प्रॉफिट मेकिंग, दे आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च एंड ऑल। ठीक, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया हैज एम्फसाइज्ड ऑन टीचिंग ओवर रिसर्च। ठीक है,
लेड टू पुअर साइंटिफिक रिसर्च इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू परस्यू PhD टू गेट एंट्री इनटू टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, सब्सिक्वेंट करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, ठीक है। बहुत कम लोग जाना चाह रहे हैं एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में, एक स्किल में, एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, ठीक है। सब एक ऑफ कोर्स PhD करके वो डॉक्टर वाला टैग लग जाएगा और फिर टीचिंग प्रोफेशन में या फिर करियर डेवलपमेंट में वो एंटर कर रहे हैं, ना कि किसी एंटरप्रेन्योर वाले सिस्टम पे या फिर किसी साइंटिफिक प्रोसेस में वो जा रहे हैं, जैसे कि इसरो हो गया या फिर बाहर भी चले जाएं, ठीक है। नाउ वीक लिंकेज की बात हुई है। वीक लिंकेज इज लाइक द लिंकेज बिटवीन यूनिवर्सिटीज ऑफ अब्रॉड। तो यहाँ पे US, UK, जर्मनी, इजराइल, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी और बहुत प्रोडक्टिव काम चलता है, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और क्वालिटी रिसोर्स वहाँ से निकलते हैं। ओके, तो इंडिया का इन यूनिवर्सिटी से बहुत कम लिंक है, ठीक। वीक IPR मीन्स, IPR हियर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम टू प्रोटेक्ट IPs इन मोस्ट एरियाज, ठीक है। R&D एंड IPs आर आइदर टू वीक स्ट्रक्चरली, आर वेरी हार्ड टू एनफोर्स, ठीक। अब इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो आपका जो मेंस आंसर होता है, जो आपके चैलेंजेस हैं उन्हीं को आपको ट्वीक करके, ट्विस्ट करके, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि वे फॉरवर्ड या फिर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, ठीक है। ये एक लुक्रेटिव आइडिया अप्रोच है, आप चूज कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड टेक, जैसे बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, जैसे फंडिंग हो गया, इम्प्रूविंग स्टेम एजुकेशन इन स्कूल, चेंज इन अप्रोच। सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी और एक और रीज़न पाया गया है, जो स्टेम अपना सेगमेंट है उसमें विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, बहुत कम फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं, साइंस एंड टेक में बहुत कम फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं, मैथ्स में तो बिल्कुल ही कम करती हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये भी देखा गया है और इसके प्रामाणिक रीज़न भी हैं उसके, ठीक है। बहुत सारे लोग घर पे यही कहते हैं, क्या करोगी मैथ्स पढ़ के, क्या करोगी तुम टेक्नोलॉजी पढ़ के, होम साइंस लो, सोशियोलॉजी लो, घर संभालना है, चौका बर्तन करना, तो उससे रिलेटेड तुम ये सारी चीज़ें पढ़ो। तो एक पेट्रियार्की सिस्टम भी है कि विमेंस पार्टिसिपेट नहीं की हैं स्टेम सेल्स में, इस वजह से इसमें भी बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई थी स्टूडेंट के जो एनरोलमेंट थे, ठीक। उससे रिलेटेड सरकार ने कुछ स्कीम निकाली थी, कौन सी? विज्ञान ज्योति स्कीम, गति स्कीम, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, जिसको हम किरण स्कीम कहते हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इन सब के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्कीम के अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा तो आराम से आप 1-2 पैराग्राफ इजीली लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव के बेस पे, ठीक है। एम और ऑब्जेक्टिव पता है, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू गो फॉर की चैलेंजेस वगैरह, आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। सो इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप हमें कमेंट करके एक बार बताइए, वीडियो पॉज करके देख लो विज्ञान ज्योति गति स्कीम का क्या है, ठीक। सो जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, अ ग्लोरियस ट्रेडिशन फॉरगॉटन, ठीक, उनका यही मेंशन है, उनका यही मानना है यहाँ पे। इनफैक्ट इन्होंने 2-3 चीज़ें मेंशन की है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। वो उन्होंने हाईलाइट इसलिए किया है कि अभी रिसेंटली हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने जो चार्ल्स डार्विन है उनके थियरी ऑफ इवोल्यूशन को कहा है कि ये गलत है, साइंटिफिकली रॉन्ग है, ठीक। यहाँ पे मुद्दा ये आ सकता है कि अब डार्विन साहब की थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या थी, ये जो बन रहा है ना, इमेज आप देख रहे होगे, तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने कह दिया कि जो बच्चे अब तक पढ़ते आ रहे हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन, वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। उनका तर्क क्या था वो किसी को नहीं पता, लेकिन उनको लगा कि हाँ गलत है तो गलत है, ठीक। तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज कर सकते हैं। हमारे जो RSS के जो चीफ हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट था कि दैट DNA ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया हैज़ बीन द सेम फॉर 40,000 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक नए साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने कहा है, RSS के जो चीफ हैं, DNA जो है हमारे हर इंडियन का वो लगभग 40,000 साल पुराना और सेम है, सबका सेम है। मतलब कि ये कहना ये चाह रहे थे कि इंडियंस हैव मिक्स्ड जेनेटिक लीनिएज, जो अफ्रीका से लोग आए हैं और जो मेडिटेरेनियन और जो एशिया से आए हैं उनके ही DNA चल रहे हैं, ठीक है।
तो मतलब बिना किसी तुक, बिना किसी बेस के बात करना, तो अपने आप साइंस को एक मतलब करारा जवाब टाइप का है कि मतलब आप साइंस की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से कुछ भी आप बोल रहे हो। ठीक है, सो कोई भी चीज़ अगर फैक्चुअली और फिगर के साथ अगर प्रूव्ड है तो वो आप पब्लिश करिए, वो आप बताइए। अपने मन से कुछ भी आ रहा है लोग, मतलब लोग कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि सोसाइटी में पावर बहुत अच्छा होल्ड कर रहे हैं और एक समाज में अच्छी पोजीशन पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कुछ आर्टिकल्स है, मैंने इसमें से ही लिया है, न्यूज़पेपर आर्टिकल से ही लिया है। इसमें जो एक वर्ड आया था, अल्ट्रा नेशनलिज्म एंड जिंगोइज्म, ये कुछ वर्ड ये मेंशन किया हुआ है, एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके। अल्ट्रा नेशनलिज्म तो मुझे शायद आपको पता होगा, जिंगोइज्म क्या होता है, ये एक नया वर्ड है, आप बताइएगा क्या होता है। ओके, सो हियर इन द एंटायर थिंग it has already been mentioned. It's the same thing what I have discussed now. Key reason for towing the lines. So, as discussed here, as discussed by Naresh Dadhich, an Indian theoretical physicist, is an article. One of the reason of acquiescence is that कि scientific research relies almost entirely funding from the government. ठीक है, ये रिसर्च के बेस पे इन्होंने तथ्य रखा है, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट तभी होता है। सो अ फियर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट अगेंस्ट द आइडिया एंगेजमेंट विद द सोसाइटी। ठीक है, अनदर दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन इनका ये था कि जो देयर इज इक्वली वैलिड रीजन दैट आवर कंटेम्प्रेरी साइंस रिसर्चर्स रिमेन एंटायरली कट ऑफ फ्रॉम लिबरल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। ठीक है, लिटरली हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक साइंस बैकग्राउंड से वो आए थे। ठीक है, उनकी लोकप्रियता इतनी थी, उनका सम्मान इतना था कि उनको फिर प्रेसिडेंट नवाजा गया, उनका टाइटल दिया गया प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बने इंडिया के। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साइंस में भी हैं, मैथमेटिक्स में भी हैं, लेकिन वो कभी सामने खुल के नहीं आ पाते हैं, कभी बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं हो पाता है, और वो ये समाज से कटे हुए हैं। ठीक है, आप जब भी न्यूज़ खोल के देखोगे, बहुत सारे सिर्फ पॉलिटिशियंस बोलते रहेंगे न्यूज़ पे, तथ्य तर्कों के साथ बहुत कम बात करेंगे, सब अपने अपने पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। इंटेलेक्चुअली कोई बहुत कम ही बात कर रहा है। ठीक है, स्पेशली दे आर फ्रॉम द फील्ड। जैसे कोविड क्राइसिस में लोग इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े फिजिशियंस आते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस लोग आते हैं, बात करते हैं। तो जब कोई गर्म मुद्दा होता है, कोई इंपॉर्टेंट सामाजिक मुद्दा होता है, ठीक है, स्टेम से रिलेटेड मुद्दा होता है, तो ये लोग क्यों नहीं आते हैं, ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, सो फ्रॉम द मोस्ट साइंटिस्ट टुडे इंडिया, द आइडिया ऑफ साइंस एज अ फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट रिमेन्स फॉरेन। ठीक है, जब भी यहाँ कभी बात आती है इंडिया में, तो फॉरेनर्स की बात सुनने को आती है। यहाँ का अगर कोई साइंटिस्ट कोई तर्क तथ्य देगा, तो सबसे पहले लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई बाहर क्या चल रहा है, सही बोल रहे हैं कि नहीं जनाब ये। ठीक है, तो एक है इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एक, जहाँ पे लैक हो रही है कई सारी चीज़ों की, जहाँ हमने अभी पहले बात की है। ठीक है, सो ग्लोबली स्टेम स्टूडेंट प्लेज ऑल्ट्रुइज्म, आर्ग्यूबली डेमोन्स्ट्रेट लेस सोशल कंसर्न देन स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्ट्रीम। यही हमने बात की है, लिबरल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कम है। ठीक है, सो वी आर लिविंग एट द टाइम व्हेन द साइंटिफिक एडवाइस इज मार्जिनलाइज इन पब्लिक पॉलिसी डिबेट्स रेंजिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ज़रूरी है ये। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज अल्ट्रा नेशनलिज्म एंड जिंगोइज्म। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कहता है एडिंग इन गवर्नेंस। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है गवर्नेंस, रोल ऑफ एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी। ये बेसिकली टॉपिक किस लिए आया है, ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एनजीओज पे उनको लाइसेंस देने से मना कर दिया है। किस वजह से, कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है, जो एफसीआरए है, ठीक है, एफसीआरए, कुछ एनजीओज पे इन्होंने बैन कर दिया है। मतलब लगभग 6600 एनजीओज, मतलब 6600 एनजीओज को लाइसेंस मतलब सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। सर्टिफिकेट देने से मना क्यों कर दिया है, क्या होता है ये? बेसिकली एनजीओज को बाहर से पैसा आता है, फॉरेन पैसा आता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें फैसिलिटेट कर सकें। जैसे अभी अभी मदर टेरेसा
कि एक फर्म मदर टेरेसा की एक एनजीओ थी, उसको लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही है, कोई शक है कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारी खराब ना हो जाए। ठीक। हालांकि ये दूसरा मुद्दा था, लेकिन यहाँ जो आर्टिकल जो इन्होंने मेंशन किया है, जो ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सिविल सोसाइटी का और एनजीओ का जो हमारे सरकार और जो गवर्नेंस में जो रोल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि एनजीओ प्लस सिविल सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ठीक है। और शुरू से जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एनजीओज और सिविल सोसाइटी इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? जब आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करानी होगी ना, मतलब रिमोट से रिमोट एरिया में, ताकि उस गांव का, उस विलेज का, उस डिस्ट्रिक्ट का हर आखिरी पर्सन को वो पॉलिसी मिले, वो स्कीम मिले, तो आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत डीप रूटेड हैं, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, जहाँ सरकार की गाड़ी या उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं और मदद करते हैं लोगों की। तो लोग इन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय गवर्नमेंट के। ठीक है। तो सिविल सोसाइटी और एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है, और यही पूरा इन्होंने बताया है इसमें। इनफैक्ट जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का आर्टिकल है, सेक्शन है 135, उसमें कॉरपोरेट की बात की गई है। कॉरपोरेट हु आर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट, जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, वो लोग 2% अपना नेट प्रॉफिट डेवलपमेंट के लिए देंगे, समाज के लिए देंगे, वो टैक्स के अलावा 2% देंगे। ठीक है। तो द लॉ गिव्स कॉरपोरेट द नेसेसरी इम्पेटस टू कोलैबोरेट विद नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, दिस स्ट्रेंथनिंग द सिटीजन पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ मेजर कॉम्पोनेंट इन द डेवलपमेंट। इतना ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो, यहाँ पे टोटली, यहाँ पे दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ स्टेट ड्रिवन गवर्नेंस एंड मैकेनिज्म प्रमोटिंग कोलैबोरेटिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, हाउ डज दे हेल्प इन डेवलपिंग और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट और डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी। ठीक। तो आपको ये चीज़ें डिटेल में मेंशन करनी होगी। ठीक है। अ की पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिटीजन पावर, question of the state, NGOs are voluntary group organization have played a significant role in building capacities. So NGO का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है। और इसी बेसिस पे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का नॉर्म लिया है, जहाँ पे NGOs को ये एंटी नेशनल बता रहे हैं, और एंटी नेशनल बताते हुए उन्होंने कई सारे ऐसे NGOs की लाइसेंस रद्द कर दिया है। इनफैक्ट किसी का तो सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड मतलब कि एनजीओ चल रहा था, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब। और ये रिपोर्ट कहाँ से है? ये रिपोर्ट आईबी ने रिपोर्ट दी है, सीबीआई ने रिपोर्ट दी है, ये बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट। ओके। सो दी जो हमारा CSR लॉ है, जो कॉरपोरेट के लिए बना है, जो भी हमने डिस्कस किया है, इज ओनली मीन्स, ठीक है, ये ओनली यही तरीका है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फैले। ठीक। प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस हो गई, जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ठीक है, गली गली, गांव गांव, शहर शहर में लोग इनके ऐड की तारीफें करते हैं, इनके ऐड का गाना गाते हैं, ऐड की वजह से लोग जाने जाते हैं। तो ये एक समाज में नहीं, मतलब लोगों के जहन में, दिलों में, दिमागों में ये प्राइवेट कंपनीज ऐसे बस गए हैं। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज, एनजीओज और गवर्नमेंट, ये जब साथ में मिलेंगे तो ही डेवलपमेंट होगा, तो ही समाज का विकास होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जो यहाँ बात की गई थी कि इनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, अगर वाकई में लिटरली अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है तो जायज़ है बंद करना। ठीक है। लेकिन इस वजह से बंद है क्योंकि ये क्रिश्चियन की एनजीओ है, ये मुस्लिम का एनजीओ है, इस वजह से बंद है, धर्म बीच में आ रहा है, तो फिर ये जायज़ नहीं है। और रिसर्च में यही पाया गया था कि जितने भी ये 66 एनजीओज बंद हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो क्रिश्चियंस हैं और वो मुस्लिम्स हैं। हिंदू और अन्य
जितने भी रिलीजन्स हैं उनके ये एनजीओज नहीं थे। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, ये सारे टॉपिक आज एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कमेंट हियर, और पूछे गए क्वेश्चंस का प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक मिलते हैं कल के एडिटोरियल एनालिसिस में। प्लीज़ डू नॉट forget to like, subscribe, share, comment and don't forget to hit the bell icon। मिलते हैं कल के एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।